वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग सोर्सेस ऑफ नॉलेज जनरेशन की बात कर रहे थे। पिछले वीडियोस में हमने ये देखा था कि सोर्सेस ऑफ नॉलेज जनरेशन क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हमें नॉलेज यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें हमने एक चार्ट देखी थी और उस चार्ट को ही फॉलो करके हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि किस तरह लाइफ एक्सपीरियंसेस, अथॉरिटी, ट्रेडिशन, कस्टम और डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करके हम अपनी हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, अपने शोध के निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग के बाद इंडक्टिव रीजनिंग का एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सोर्स है जहां से नॉलेज जनरेट होता है। तो चलिए एक बार फिर से उस डायग्राम को देखते हैं, सोर्सेस ऑफ नॉलेज जनरेशन के डायग्राम को देखते हैं, जिस डायग्राम को लेकर के हम आगे बढ़े थे और आज इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से इस डायग्राम को देखिए, सोर्सेस ऑफ नॉलेज जनरेशन। पिछले 2 वीडियोस में हम इसी के बारे में जान रहे हैं और इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में समझ चुके हैं, अथॉरिटी के बारे में समझ चुके हैं और इसके बाद ट्रेडिशन और कस्टम के बारे में भी हम समझ चुके हैं। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने डिडक्टिव रीजनिंग की बात की थी कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, और इसमें हमने ये समझा था कि ये प्रोसेस जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जो ऑलरेडी थ्योरी डेवलप्ड है उस थ्योरी को के मद्देनज़र हम कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर किसी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। जैसे कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ये एक जनरल थ्योरी है, एक फंडामेंटल ट्रुथ है, और राम जो है वो एक मैन है, तो इसीलिए हम ये लॉजिकल रीजनिंग निकालते हैं कि राम इज ऑल्सो अ मॉर्टल। डिडक्टिव रीजनिंग ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि टॉप टू डाउन अप्रोच होती है इसकी, और इसके जो लिमिटेशंस है वो भी हमने पिछले वीडियो में समझ लिए थे। चलिए आज हम बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? It is based upon specific facts gathered through direct observation. देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्पेसिफिकेशन या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के ऑब्जर्वेशन से निकाली जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली अननोन से नोन की तरफ जाने का रास्ता है। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसको हम अपने सॉल्यूशन में इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान से देखिए, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ फेनोमेना which leads to generalization after the empirical verification of many individual observation of a common phenomena. जैसा कि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। किसी एक स्पेसिफिक केस को हम ऑब्जर्व करेंगे और उसे कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहेंगे और तब किसी कंक्लूजन पे, किसी जनरलाइजेशन पे पहुंचेंगे, और उसके एम्पेरिकल वेरिफिकेशन के बाद, कई बार उसको वेरीफाई करने के बाद, हम किसी एक कॉमन जनरल फेनोमेना को डेवलप करेंगे। ये अननोन से नोन की तरफ जाने का प्रोसेस है, पहले ही बता चुकी हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग बाय इट्स वेरी नेचर, इसके नेचर के अनुसार, इज मोर ओपन एंडेड and exploratory, especially at the beginning. इंडक्टिव रीजनिंग अपने नेचर के अनुसार बहुत ओपन एंडेड होता है और बहुत एक्सप्लोरेटरी होता है। एक्सप्लोरेटरी इसलिए क्योंकि इंडक्टिव रीजनिंग में हमें काफ़ी स्कोप मिलता है किसी भी चीज़ को रिसर्च करने का, किसी भी चीज़ को समझने का, किसी भी चीज़ को जानने का।
जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो वहाँ पर आग होगी। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि धुआं उठ रहा है तो वहाँ पे आग है या नहीं। इसका अगर हमें पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे? अगर इंडक्टिव रीजनिंग के मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देखेंगे कि धुआं उठ रहा है। अब उसके बाद एक चीज़ को और समझिए। इंडक्टिव रीजनिंग वन बिगिन विथ स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड मेजर्स। जब धुआं उठता है तो उसे ऑब्जर्व करना है कि धुआं उठ रहा है, और बार बार ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलता है कि चूंकि वहां पे आग थी इसीलिए वहां धुआं उठ रहा था। अब आइए बिगिन टू डिडक्ट पैटर्न एंड रेगुलरिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न एंड रेगुलरिटीज। पैटर्न एंड रेगुलरिटीज का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके पैटर्न को समझना होगा। पैटर्न को कैसे समझना होगा? अभी जैसे हमने ये देखा कि धुआं उठता है तो वहाँ आग होती है, लेकिन हमें इस पैटर्न को समझना होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि धुआं जहाँ पर भी उठेगा वहाँ आग ही होगी। कई बार धुआं जो होता है वो बर्फ़ से भी निकलता है, कई बार धुआं जो होता है वो किसी और कारण से भी निकल सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वहाँ धुआं है तो वहाँ आग ही होगी, उसके कोई और रीजंस भी हो सकते हैं। तो हमें उसके पैटर्न को समझना होगा कि किस प्रकार के धुएं के पीछे में आग होती है। तो हम क्या करेंगे, उसके पैटर्न को समझेंगे कि अगर धुआं काले रंग का है तो वो आग होगा, और अगर धुएं में कोई रंग नहीं है, नॉर्मल है, तो वो कुछ और भी हो सकता है। वो बर्फ से निकलता हुआ धुआं भी हो सकता है, वो धुआं किसी और कारण की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर जब हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगर धुआं काला है या उसमें ब्लैक कलर का धुआं आगे ऊपर की तरफ निकल रहा है तो वो ज़रूर आग से निकला है और आग की वजह से ही वो धुआं है। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि इट फॉर्मुलेट सम टेंटेटिव हाइपोथेसिस दैट वी कैन एक्सप्लोर। इंडक्टिव रीजनिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। टेंटेटिव हाइपोथेसिस का मतलब हुआ एक अनुमानित, या ऐसे एक ये सोचकर करते हैं कि ये टेंटेटिव हाइपोथेसिस है, हो भी सकती है, इस तरह की हाइपोथेसिस बनाते हैं और उसे ही हम एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली एंड अप डेवलपिंग सम जनरल कंक्लूजन और थ्योरीज, और उसके बाद फाइनली हम एंड अप करते हैं कुछ जनरल कंक्लूजन के साथ, कुछ जनरल थ्योरीज के साथ। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं तो एक पर्टिकुलर केस को ऑब्जर्व करते हैं और उसके हर तरह के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, उसके हर तरह के पर्टिकुलर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और उस पैटर्न और पर्टिकुलर चीज़ों को समझते हुए हम किसी नई थ्योरी तक पहुंचते हैं, किसी नई थ्योरी का निर्माण करते हैं और कुछ जनरल कंक्लूजन और कुछ जनरल थ्योरीज तक हम पहुंचते हैं। उसके बाद है इट इज़ कंसर्न विद द जनरलाइजेशन ऑफ न्यू थ्योरी एमर्जिंग फ्रॉम डाटा। ये किससे कंसर्न है? ये नई थ्योरी के निर्माण से कंसर्न है। इट इज़ कंसर्न विद द जनरलाइजेशन ऑफ न्यू थ्योरी एमर्जिंग फ्रॉम डाटा। हमारे पास जो डाटा कलेक्ट होते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन से जो डाटा कलेक्ट होते हैं, हमने जो भी पैटर्न ऑब्जर्व की है, हमने जो भी तरीके ऑब्जर्व किए हैं, उन सारे तरीकों से, उन सारे पैटर्न से जो एक जनरल थ्योरी होती है उसका हम निर्माण कर सकते हैं इंडक्टिव रीजनिंग के द्वारा। The strength of inductive reasoning lies in establishing probability. इंडक्टिव रीजनिंग की जो स्ट्रेंथ होती है ये प्रोबेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा आश्रित होती है। हम इसमें सारे प्रोबेबल केस को देखते हैं, सारे प्रोबेबल केस को समझते हैं और उसी प्रोबेबिलिटी के आधार पर हम कोई भी न्यू थ्योरीज या किसी भी नए कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। The more observation you make will determine how accurate your conclusion is. जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितनी ज़्यादा हमारी ऑब्जर्वेशन होगी
उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट होगा, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे उससे मिलते जुलते हर तरह के केसेस को हम समझेंगे और ये जान पाएंगे कि हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए। एक चीज़ को आप समझें कि इंडक्टिव रीजनिंग बॉटम अप अप्रोच है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन, पैटर्न, टेंटेटिव हाइपोथेसिस और उसके बाद थ्योरी। जैसे कि हमने इंडक्टिव रीजनिंग में क्या देखा था कि थ्योरी ऑलरेडी होती है, उसके बाद हम उससे हाइपोथेसिस बनाते हैं और हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम उन हाइपोथेसिस को वेरीफाई करते हैं। ये हमने ऑलरेडी देखा था डिडक्टिव रीजनिंग में। डिडक्टिव रीजनिंग में हमने देखा था कि पहले थ्योरी होती है, फिर हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन होती है और उसके बाद कंफर्मेशन होती है। लेकिन जब हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर हम उसके पैटर्न को चेक करेंगे और फिर उसके बाद हम टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाएंगे और उस टेंटेटिव हाइपोथेसिस के बाद फाइनली हमारी थ्योरी बनेगी। तो ये बॉटम अप अप्रोच है, नीचे से ऊपर जाती हुई अप्रोच है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा इंडक्टिव रीजनिंग है और इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमें जानने चाहिए। इसके क्या लिमिटेशंस हैं ये देखिए। इट इज़ इनकम्प्लीट, वन मे रीच फॉल्स कंक्लूजन इवन विथ एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि इसमें कई बार हम फॉल्स कंक्लूजन तक भी पहुंच जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने सारी की सारी ऑब्जर्वेशन तो कर ली, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आया वो पूरी तरह से कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिल पाया। और जब पूरी तरह से कंप्लीट रिजल्ट नहीं मिल पाया तो हो सकता है कि थ्योरी उतनी एक्यूरेट ना हो, क्योंकि कोई भी रिसर्चर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी रीचेबिलिटी इतनी बड़ी हो कि वो हर तरह के ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर सके। तो ये प्रॉब्लम इस मेथड में हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी डॉग से रिलेटेड कोई हाइपोथेसिस बनानी है, कोई थ्योरी बनानी है, और हम डॉग्स पे अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम जितने भी डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो सारे ही लॉन्ग डॉग्स थे, कोई शॉर्ट डॉग नहीं था, तो हो सकता है कि हमारा कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट ना हो पाए। इट इज़ लिमिटेड इसी रिगार्ड में जो मैंने अभी आपको बताया कि कई बार हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, हर उस ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते जिससे कि हमारी थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट हो और बिल्कुल सही हो। प्रॉब्लम comes when your observations are incorrect। जब हमारी ऑब्जर्वेशन ही इनकरेक्ट होगी तो हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रीजनिंग के दो मेथड्स थे, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। एक तरफ जो डिडक्टिव के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी है, इंडक्टिव रीजनिंग के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी है। अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों ही मेथड को मिला करके हमने एक बिल्कुल तीसरा मेथड बनाया है जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और इससे संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे अपने सवाल बेझिझक कर सकते हैं। थैंक यू।